बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ मेरी सही आ रही है आप लोगों को? सही है। एडवांस अकाउंटिंग की आज पहली क्लास है और बीकॉम पार्ट 2 में ये सब्जेक्ट पाया जाता है। पहली क्लास में हमेशा से बचपन से हम देखते हैं कि हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। सही है। हम एक इंट्रोडक्शन करते हैं सब्जेक्ट का, हम एक इंट्रोडक्शन करते हैं टीचर का, हम एक इंट्रोडक्शन करते हैं स्टूडेंट का। सही। इसमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेते हैं और बाकी भी इंट्रोडक्शन साथ साथ लेते हैं। सही है। लेकिन आज की क्लास में हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट कर लेंगे। पहले सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। सब्जेक्ट में हमारे क्या क्या है, एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किए गए हैं इस सब्जेक्ट में, ये दो वर्ड है। एक है एडवांस और एक है अकाउंटिंग। एडवांस का मतलब ये जिस लेवल का नॉलेज आपको दिया जाएगा वो बिगिनर लेवल नहीं है। आपसे एक्सपेक्टेशन बिगिनर्स की नहीं होगी। सही। आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कुछ ऐसा लेवल होगा जो कुछ लेवल्स के बाद आता है। सही। एडवांस लेवल होगा। अब एडवांस बहुत सारों के लिए एडवांस लेवल, किसी के लिए जो एक एडवांस लेवल है किसी दूसरे पर्सन के लिए हो सकता है वो बिगिनर है। तो ये चीज़ें तो पाई जा सकती हैं, लेकिन स्टिल अकाउंटिंग की जो बिगिनिंग है वो आप पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आपने पढ़ी बीकॉम पार्ट 1 में, तो उस टाइम आप पढ़ चुके, आपने आईकॉम में पढ़ी, आप पढ़ चुके बहुत सारी चीज़ें उसमें। अब उन सब का यहाँ पे रिजल्ट है। सही। आपने जो अकाउंटिंग की, आपने जो बुक्स मेंटेन की, उसको फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। सही। ताकि यूज़र जिसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन समझ सके। अब आप उसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आ रहे हैं। सही। दूसरी चीज़ क्या है, ये वर्ड है अकाउंटिंग का। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को भी परस्यू कर रहे होंगे। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को अगर परस्यू कर रहे होंगे तो उनके जहनों में एक मजाकतन एक चीज़ आती है कि यार यहाँ की जो एडवांस चीज़ है वो हमारे लिए तो एकदम बिगिनिंग है। तो चीज़ ये है कि आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हो। ये जो चीज़ है ना, ये बता रही है अकाउंटिंग। ये आपको रिपोर्टिंग नहीं बता रही। ये जो सब्जेक्ट है ये बता रहा है अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं बता रहा। मेन फोकस इसका है अकाउंटिंग के ऊपर। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हम नहीं पढ़ते, इवन दो कि हमारे कोर्स में ये चीज़ मेंशन है कि जो अकाउंटिंग की जाए वो इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही करनी चाहिए। लेकिन जो कोर्स हमें दिया गया है उस कोर्स में हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फोकस नहीं कर रहे होते। हम उसके काउंटर में तो कोई चीज़ नहीं करते। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करते कि रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ने कुछ और बोला और हम कुछ और करें। लेकिन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ने बहुत कुछ बोला हुआ है और वो हम बहुत कुछ यहाँ पे नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। हम अकाउंटिंग का पढ़ रहे हैं। अच्छा, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में क्या फ़र्क है? अकाउंटिंग, आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज कब करोगे? आप चीज़ों को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे? एंट्री क्या बनाओगे? सही। ये चीज़ें हैं अकाउंटिंग। डी रिकॉग्नाइज करना होगा तो कैसे करोगे? डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब समझ रहे हो? रिकॉग्नाइज डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब बुक्स में लिखना या बुक्स से निकालना। सही। बुक्स, जर्नल लेजर्स अभी आप सिंपली अंडरस्टैंड कर लें। पहले कॉन्सेप्ट हमने प्राइम बुक ऑफ एंट्रीज का पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, लेकिन वो प्राइम बुक ऑफ एंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट
अभी फिलहाल वहीं पे रखें। हम जो भी बात करेंगे वो हम जर्नल लेजर्स की बात करेंगे, सही, जो लेजर बन रहे हैं, चाहे वो बैंक का लेजर हो, चाहे वो एक्सपेंसेस का, इनकम का, किसी का भी, हम लेजर्स तक महदूद रहेंगे, सही। डबल एंट्री सिस्टम लेजर से, बस इससे पहले का हमें कुछ नहीं देखना, सही है। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अच्छा, तो एडवांस का वर्ड हम अंडरस्टैंड कर गए कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो थोड़े एडवांस लेवल की होंगी, ये इजी नहीं होंगी, सही। बिगिनर लेवल की चीज़ें नहीं होंगी, जो बिगिनर लेवल में हमने पढ़ा उसकी एप्लीकेशन होगी, सही है। अकाउंटिंग का हम समझ गए कि बुक्स में हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, किस टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, सही। और किस वैल्यू पे हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे, किस वैल्यू पे हम सब्सिक्वेंटली इसे मेजर कर रहे होंगे, ये सारी जो चीज़ें ये अकाउंटिंग में आती है। तो एक क्वेश्चन फिर आ सकता है उन लोगों के जहन में जो कि कोई सर्टिफिकेशन परस्यू कर रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो हमें बताते ही हैं, IFRS जितने भी हैं या IAS जितने भी हैं, वो सारे तो हमें बताते ही है कि कौन सी चीज़ किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करनी है, किस वैल्यू पे मेजर करनी है, सब्सिक्वेंटली कब मेजर करनी है, कब रिकॉग्नाइज करनी है, यही बताते हैं ना। इसके साथ साथ प्रॉब्लम यह है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं ना, वो बताते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, सही है, मेजरमेंट एंड डी रिकॉग्निशन, प्लस ये बताते हैं आपको डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन। ये तीन चीजें तो आप पढ़ोगे यहाँ पे, सही। और वो इन अकॉर्डेंस विद IAS ही होंगी, सही है। ये चीज आप नहीं पढ़ोगे, ये चीज आप नहीं पढ़ोगे, और यही वो मेन चीज है जो कि डिस्टिंग्विश करती है सर्टिफिकेशन को आपसे, बीकॉम से, सही है। अब बीकॉम में बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं है, तो डिटेल आप शायद यहाँ पे नहीं पढ़ोगे, आप इसकी बहुत बेसिक्स पढ़ोगे स्टिल, सही है। जैसे इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाली जो चीज़ है, हम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में सिंपल चीज़ पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, हम सिंपल पढ़ेंगे कि भाई कि कैसे इशू करते हैं, कैसे हम इसे रिडीम करते हैं, सही है। लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम में क्या किस तरीके से ट्रीट होता है एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम जो है वो, कौन कौन से उसमें मेथड्स हैं, सही, कौन कौन से डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, ये चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, सही है। तो अब एडवांस अकाउंटिंग में हम पढ़ने क्या वाले हैं, एडवांस अकाउंटिंग में वो अकाउंटिंग जो हमने बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ी थी उसकी एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, उस बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग में पढ़ने क्या वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि ये बीकॉम का कोर्स है इसलिए मैं फोकस किसी ऐसे स्टूडेंट को नहीं कर रहा जो कि कोई सर्टिफिकेशन परस्यू कर रहे हैं, मैं बीकॉम के स्टूडेंट को फोकस कर रहा हूँ। और मुझे अंदाज़ा है कि बीकॉम पार्ट 1 में जिन लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो पार्ट 2 तक आते आते भूल चुके होते हैं, एग्ज़ाम दिया जहन से निकाल लें, ख़त्म, याद ही नहीं रखना, ऐसे ही होता है ना, एग्ज़ाम दिया जहन से निकाल दिया। तो हम बीकॉम पार्ट 1 की भी कोई चीज़ अगर यहाँ पर आती है तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसे नहीं पढ़ रहे, हम उसे पढ़ेंगे, सही है, हम उसे पढ़ेंगे और उस हद तक पढ़ेंगे जितना कि हमें पार्ट 2 में इस्तेमाल करना है, सही, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। यानी अगर हम प्रोविजंस पढ़ने गए तो हम प्रोविजन को उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमें नीड पड़ रही है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सही है। खैर, ये तो हो गया थोड़ा सा इस बारे में कि एडवांस अकाउंटिंग क्या चीज़ है। अब एडवांस अकाउंटिंग में हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे, इसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या क्या
सबसे पहला जो टॉपिक हम आज ही जो स्टार्ट भी करने वाले हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये टॉपिक हम आज पढ़ेंगे भी। अभी सिंपल आप ये नाम नोट कर लें, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को अलग अलग थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे और फिर अपने टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पहले इसका नाम था, ये थी बैलेंस शीट और ये थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही। तो आप जब पास्ट पेपर देखेंगे तो वहाँ पे इस नाम से दिया हुआ होगा। सही है। पुराने क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे इस नाम से दिया होगा। फिलहाल मैंने ये नाम लिख दिया। आप अगर पुरानी कोर्स की बुक्स भी उठा के देखेंगे तो उसमें भी आज तक यही नाम इस्तेमाल हो रहा है। लोगों ने अपडेट करने की जहमत नहीं की है। इसके बाद आपका है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा, अब कैश फ्लो की स्टेटमेंट और इन दोनों स्टेटमेंट को मैंने अलग कर दिया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कैश फ्लो का क्वेश्चन सेपरेट आता है, वो इस पर डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन सेपरेट आता है, कैश फ्लो सेपरेट आता है। सही। आपके सिलेबस में दोनों को सेपरेट रखा गया है तो मैं सेपरेट बता रहा हूँ। सही है। इसके बाद आपका रेशो एनालिसिस है। रेशो एनालिसिस में हम तो ये काम करेंगे कि उन रेशोज की एनालिसिस कर रहे होंगे जो रेशोज हम पढ़ते हुए जाएंगे। सही। लेकिन आपके कोर्स में ये चीज़ कवर तो है, एग्जामिनर पूछता नहीं है। एग्जामिनर पूछता नहीं है, वो सिंपल रेशोज कंप्यूट करवाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सही। एनालाइज नहीं कर पाता। इसके बाद आपका है ब्रांच अकाउंटिंग, इंस्टॉलमेंट सेल एंड अब्सॉर्प्शन amalgamation and reconstruction of companies। ये बेसिकली मर्जर और डीमर्जर से रिलेट करता है। सही है। अच्छा, ये आपका पूरा कोर्स है, हम ये कोर्स कवर करेंगे। सही। इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछने वाली कोई चीज़ ही नहीं। सही है। आपके पूरा कोर्स आप कवर करेंगे, पूरा कोर्स अंडरस्टैंड करेंगे, समझ आता होगा तो एग्ज़ाम में जो अपेयर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सबके तकरीबन एक एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। सही। अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखना है। सही। और एग्ज़ाम में पैनिक ना करो, उसके लिए एक चीज़ अपने हमेशा ध्यान रखना कि ये अपने जहन में रखो कि आपको कितने मार्क्स तक हर हालत में अटेम्प्ट करना है। उसके बाद के जो मार्क है ना वो बोनस मार्क्स है। आपको 100 मार्क्स का अगर पेपर मिलता है 3 घंटे में सॉल्व करने के लिए, तो याद रखें वो 3 घंटे एग्जामिनर ने समझ करके वो क्वेश्चन दिए। इसका मतलब है 3 घंटे तो उसमें लगने हैं। अब आप पढ़ने गए तो कुछ टाइम कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाता है, उस वेस्ट की वजह से आप पैनिक कर जाते हो। कभी भी क्वेश्चन कोई लंबा हो गया, क्वेश्चन पढ़ने में देर लग गई, इंक गिर गई पेपर पे, कुछ भी हो गया, अलग अलग कुछ भी हो गया जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, अब आप पैनिक कर जाते हो। तो वो पैनिक ना करें, इसके लिए एक थ्रेशोल्ड अपने जहन में रख के जाओ कि भाई 80 मार्क्स का मुझे अटेम्प्ट करना है, 100 का नहीं, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। 80 हो जाएगा ना, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ।
20 जो है वो मेरे लिए बोनस मार्क्स है। सही, इस तरीके से ये चीज़ अगर जहन में रखोगे तो थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे एग्जाम में। सही है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का आ रहा हो? अब इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इसमें बेसिकली आप पढ़ेंगे कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते क्या हैं, प्लस इनको जब इशू किया जाता है, जब शेयर्स एंड डिबेंचर कोई कंपनी इशू करती है, अभी इन टर्म्स को पढ़ना जाओ, जब मैं आगे टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इन्हें इशू करने का क्या मतलब है। सही, जब इशू करती है तो क्या एंट्री पास करती है अपने पास, डिस्काउंट पे इशू करे, प्रीमियम पे इशू करे, क्या एंट्री पास करेगी। जब डिबेंचर्स रिडीम होते हैं तो किस वैल्यू पे रिडीम होंगे, क्या एंट्री पास होगी। शेयर्स रिडीम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, दोनों की ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में क्या होगी, लाइबिलिटी क्या है, इक्विटी क्या है। सही, ये चीज़ हम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर में पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें हम पढ़ रहे होंगे कि ये बनती कैसे है, कैसे कोई आइटम लिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे, और कैसे कोई आइटम लिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल प्रॉफिट किस तरीके से नेट प्रॉफिट कंप्यूट किया जाता है और वो बैलेंस शीट में कहाँ जा रहा होता है। तो जब प्रॉफिट आ गया तो इसका मतलब है इनके साथ साथ एक और चीज़ ऐड हो गई, वो है रिटेन अर्निंग, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी कहते हैं। सही, अच्छा यहाँ पे आप रीवैल्यूएशन या कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, डेफर टैक्स हो गई, रीवैल्यूएशन हो गई, या अर्निंग पर शेयर हो गई, बोरिंग कॉस्ट हो गई, सही है, इम्पेयरमेंट हो गई, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। आपने जो कॉन्सेप्ट बीमा पार्ट मैंने पढ़े थे, डेप्रिसिएशन पढ़ा था, इस इन्वेंट्री का पढ़ा था, अकाउंट रिसीवेबल का पढ़ा था, पेबल का पढ़ा था, सही है, इक्विटी का पढ़ा था, यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी नजर आएंगी आपको। लेकिन पहले आपने 10 कॉलम वर्कशीट बनाई थी, और अब आप बाकायदा पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होगी। सही है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इसकी सारी एक्टिविटीज देखेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। सही, और किस तरह का की एक्टिविटी किस क्राइटेरिया में फॉल करेगी, ये हम देख रहे होंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में। फिर कैश फ्लो बना करके देखेंगे, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको सॉल्व करके लेके आओगे। सही है, इसके बाद रेशो एनालिसिस है। रेशो एनालिसिस में डिफरेंट रेशोज पढ़ेंगे। रेशोज का क्या मतलब है, रेशोज का मतलब कौन सी चीज किस चीज के प्रोपोर्शन में। सही, एक चीज डिपेंडेंट होगी, एक चीज इंडिपेंडेंट होगी। सही, जो चीज इंडिपेंडेंट है, सही, वो वैल्यू हमें दी भी होगी, जो चीज डिपेंडेंट है या तो वो वैल्यू निकालनी होगी, या उसका हमें रेशो देखना होगा कि वो किस प्रोपोर्शन में अवेलेबल है। जैसे एग्जाम्पल, हम करंट रेशो देखते हैं। करंट रेशो का मतलब है कि टोटल एसेट जो करंट है आपके पास, वो कितने प्रोपोर्शन में अवेलेबल है टोटल लाइबिलिटी के। यानी टोटल लाइबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई, जो डिपेंडेंट फैक्टर हमने रखा वो टोटल एसेट को रखा। सही, टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट, या टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटीज। सही है, अगर इसको मैं डिवाइड करूँ, जो रिजल्ट आएगा, बिल्कुल ये 100 है, ये 25, 4 रिजल्ट आ गया। इसका मतलब है कि मेरे पास 4 टाइम्स एसेट मौजूद हैं लाइबिलिटीज़ के। बस ये चीज़, ये रेशो शो कर रहा है।
ये रेशो जो है वो शो कर रहा है। सही है। ऐसे ही बहुत सारे रेशोज हम पढ़ेंगे और इसका मतलब क्या है, एक छोटा सा मतलब तो मैंने बता दिया कि टोटल जितने एसेट्स हैं मेरे पास वो 4 टाइम्स हैं टोटल लाइबिलिटी के। ये मतलब तो आपको पता चल गया। फर्दर भी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम डिफरेंट रेशोज देख रहे होंगे, कौन कौन से रेशोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज देख रहे होंगे, लिक्विडिटी रेशोज देखेंगे। सही है। कैपिटल से रिलेटेड देखेंगे, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड रेशोज देखेंगे, हम प्रॉफिटेबिलिटी के भी रेशोज देखेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट सिंपल ये देखी जाएगी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर कोई एंटिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोई ब्रांच भी खोली है, तो ब्रांच पे भी कुछ ट्रांजैक्शन हो रही होगी, कुछ ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस से भी हो रही होगी। कभी कभी ऐसा होगा कि हेड ऑफिस से कुछ अमाउंट ब्रांच में जा रही होगी, ब्रांच से कुछ अमाउंट हेड ऑफिस में आ रही होगी। तो वो जो अमाउंट आ जा रही है और दोनों जो सेपरेट अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से एक एंटिटी की होगी। जैसे ये हेड ऑफिस है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। सही। प्रीसाइजली ये सब मिलकर के एक कंपनी बना रहे हैं। ऐसे ही है। इम्तियाज है, इम्तियाज का बहुत सारे आपके स्टोर अवेलेबल हैं। सही। हर स्टोर पे अपनी कुछ अकाउंटिंग हो रही होगी, उसका एक हेड ऑफिस होगा। अगर मुझे इम्तियाज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए तो मैं इम्तियाज के किसी स्टोर की नहीं लूँगा। सही। मैं उसकी ब्रांच की नहीं लूँगा, मैं इम्तियाज की लूँगा, मतलब इसकी लूँगा। सही। ना मुझे हेड ऑफिस की लेनी है सेपरेट, ना मुझे ब्रांचेस की सेपरेट लेनी है, मुझे लेनी है ओवरऑल। तो ओवरऑल मैं कैसे कंप्यूट करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवरऑल कैसे बनाऊँगा, ये चीज़ें हम ब्रांच अकाउंटिंग जब पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे। सही है। इसके बाद आ जाती है इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स में हम क्या पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट सेल्स में हम पढ़ रहे होंगे कि जब कोई आइटम सेल आउट किया जाता है ऑन इंस्टॉलमेंट तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है लेजर से। एट द टाइम ऑफ सेल क्या चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, कितनी वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे, एंड सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट मेरे पास आ रही है उस टाइम में क्या क्या रिकॉर्ड करता रहूँगा, और उससे पहले क्या क्या रिकॉर्ड करता रहूँगा, उसके बाद क्या चीज़ रिकॉर्ड करूँगा। मेरी सेल हुई, इन्वेंट्री गई, रिसीवेबल क्रिएट हुआ, फिर रिसीवेबल की पेमेंट आई, ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी है। अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे कर दूँ तो यही सारी चीज़ें कुछ पार्ट में हो रही होंगी। जब हम इंस्टॉलमेंट सेल को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या चीज़ किस टाइम पे कितनी वैल्यू से रिकॉर्ड करनी है। सही। इसके बाद अब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये सारी चीज़ें पढ़ लेने के बाद का ये टॉपिक है। सही है। सारी चीज़ें पढ़ लेने के बाद का टॉपिक, क्यों, क्योंकि इन सब का इम्पैक्ट तकरीबन इसमें आ रहा होगा। सही। ये नहीं पढ़ोगे तो ये तो पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें, जो स्टेटमेंट्स आपको बनानी है वही स्टेटमेंट्स यहाँ पे ही बनानी है। सही। फिलहाल आपका कोर्स को इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं किया गया कि आपसे स्टेटमेंट पूछ ली जाए, आपसे सिंपल वो एंट्रीज पूछ रहे होते हैं और कुछ वैल्यूज जो है वो आइडेंटिफाई करने का पूछ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो फिर हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये कोर्स पूरा पूरा कवर हो जाएगा आपका इंशाल्लाह, इस दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट हो चुका होगा। बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं, लेकिन हम आराम आराम से ही चलेंगे ताकि आप भी काम कर सकें। अभी हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2 महीने पूरे हैं, सितंबर के भी कुछ ही दिन हैं, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका ये हो रहा है। तो कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए, आपका कवर हो जाना चाहिए। सिलेबस बहुत लेंथी नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करके करना है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये एक ऐसी चीज़ है बीकॉम पार्ट 2 में जो कि बहुत फोकस की जाती है। सही। तो ये मेन चीज़ है इस कोर्स की। बीकॉम जो कोर्स है उसकी ये मेन चीज़ है। सही है।
इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से पहले एक थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी बेस क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। वो बेस क्या है, ठीक है। हमारे 3 टाइप के बिजनेसेस होते हैं। पहला होता है सोल प्रोप्राइटर, एक बंदा मालिक है। दूसरा होता है पार्टनरशिप। तीसरी होती है कंपनी। अच्छा, ये हम टैक्स का नॉलेज इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही है। ओवरऑल यही 3 क्राइटेरिया मिलते हैं। सोल प्रोप्राइटर क्या करता है, सोल प्रोप्राइटर खुद जो बंदा है वो अपना बिजनेस लेके चलता है। उस बंदे के पास जितने पैसे हैं वो इस बिजनेस के पास ही पैसे हैं, सही है। अब उस बंदे की मर्जी है कि वो इस बिजनेस में पैसे, इसके अकाउंट में पैसे रखे या ना रखे, इसके लिए इस्तेमाल करे या ना करे। बंदे और बिजनेस का पैसे अलग अलग नहीं है, अनलेस के बिजनेस के बैंक अकाउंट में वो कुछ अमाउंट डाल दे और बिजनेस के लिए कोई एसेट्स वगैरह परचेज कर ले, बिजनेस के लिए कोई काम कर ले, तो फिर वो बिजनेस का हो जाता है। अदरवाइज दोनों में कोई चीज़ डिस्टिंग्विश नहीं है। अगर इसके बिजनेस पे कोई लाइबिलिटी आई तो सिर्फ बिजनेस के ही एसेट नहीं, इस पर्सन के भी तमाम एसेट्स सब्जेक्ट टू कन्फिस्केशन होंगे, सही है। यानी जब तक कि वो लाइबिलिटी, पेनल्टी, जो भी चीज़ है वो रिकवर ना कर ली जाए, तब तक उस बंदे के पर्सनल एसेट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी पर्सन के एसेट is not separate from business, सही है। पर्सनल एसेट्स जो हैं वो बिजनेस से सेपरेट नहीं है। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में पर्सनल एसेट बिजनेस के एसेट से सेपरेट नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। ये एक काइंड है बिजनेस की, टाइप्स ऑफ बिजनेस, एक टाइप है बिजनेस। दूसरा क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पर्सन होंगे, सही। ये अपने अपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, सही। और वो कैपिटल होगा इस बिजनेस का, सही है। वो कैपिटल होगा पार्टनरशिप का। अब यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की अपनी अपना कैपिटल, अपना एसेट, इसका अपना एसेट और इसका अपना एसेट, ये सेपरेट है पार्टनरशिप के एसेट से, सही है। पार्टनरशिप का जो एसेट है वो ये है जो इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया। पार्टनरशिप का जो एसेट है वो ये है जो इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया। पार्टनरशिप इसी एसेट को यूटिलाइज करेगी। हाँ, अब पार्टनरशिप भी 2 तरह की होती है। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी और एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक है लिमिटेड लायबिलिटी और एक है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में अगर कोई इशू आया, पार्टनरशिप के ऊपर कोई इशू आया, कोई अमाउंट इसे पे करनी है, तो जितने पैसे, जितने एसेट पार्टनरशिप के पास हैं उतने ही एसेट इस्तेमाल होंगे उस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए। अगर लायबिलिटी स्टिल बचती है तो पार्टनर के एसेट नहीं लिए जाएंगे। अगर अनलिमिटेड पार्टनरशिप है तो उसमें वही चीज़ होगी जो कि हमारे सोल प्रोप्राइटर वाली चीज़ में होगी, सही है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि अनलिमिटेड पार्टनरशिप जो है वो हम उसे सोल प्रोप्राइटर ही क्यों नहीं कहते। हम उसे सोल प्रोप्राइटर ही क्यों नहीं कहते, क्योंकि उसमें तो चीज़ ऐसी है, सिंपल है, वही चीज़ है जो सोल प्रोप्राइटर में पढ़ी हमने। हम ऐसा इसलिए नहीं कहते कि सिर्फ और सिर्फ ये लाइब्रेरी ही वो चीज़ नहीं है जिसके बेसिस पे ये तीनों क्राइटेरिया अलग अलग किए गए, और भी चीज़ें मौजूद हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब कि एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है, एक ही बंदा। पार्टनरशिप का मतलब एक से ज़्यादा बंदे रिस्पॉन्सिबल है,
सही। दूसरा, पार्टनरशिप अगर रजिस्टर करवाई गई है तो ये एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है। सोल प्रोप्राइटर वाला जो चीज़ है ये एक सेपरेट एंटिटी नहीं होती, एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट कंपनी नहीं बनती। सही है। ये इसकी हैसियत उसी वक्त तक है जब तक कि वो बंदा जिंदा है जो कि सोल प्रोप्राइटर है। जबकि पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर की डेथ हो भी गई तो वो पार्टनर रिप्लेस किया जा सकता है अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है तो। सही है। दो काइंड्स हमने पढ़ी, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। दोनों में कोई क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के जहन में? सोल प्रोप्राइटर में फाइनेंस कहाँ से आ सकता है? सोल प्रोप्राइटर में फाइनेंस कहाँ से आ सकता है? या तो जो प्रोप्राइटर है ओन फाइनेंस प्रोप्राइटर का, या लोन्स प्रोप्राइटर। सही। बंदा जाकर के खुद बैंक से लोन ले रहा हो वो है, या ओन फाइनेंस है जिसे आप कैपिटल बोलते हैं। सही। पार्टनरशिप में भाई कैपिटल आ गया प्लस लोन आ गया। सही है। पार्टनर का अपना कैपिटल होगा और उस कैपिटल में वो होगी, बाइफरकेशन होगी। पहला कि उसमें कितना पोर्शन वो है जो कि पार्टनर खुद लेकर के आए, दूसरा उसमें कितना पोर्शन वो है जो कि पार्टनर ने इस बिजनेस से प्रॉफिट ऐड किया। सही। दोनों चीजों की, पार्टनर ने कितना इससे प्रॉफिट ऐड किया और कितना कैपिटल वो खुद लेकर के आए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? देखो, पार्टनरशिप में एटलीस्ट दो बंदे हैं, सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है। सही है। सोल प्रोप्राइटर एक ही पर्सन हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, अदरवाइज वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रहेगी। पार्टनरशिप में दो लोग प्लस बहुत सारी और लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि पार्टनरशिप पे अप्लाई होती हैं, सोल प्रोप्राइटर में नहीं होती। क्यों पार्टनरशिप पे अप्लाई होती है? क्योंकि इसमें दो लोगों के पैसे हैं जो कि अलग अलग लोग हैं। सही। उन दोनों के अलग अलग सेपरेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। सोल प्रोप्राइटर का तो मसला ही नहीं, उसी का फाइनेंस है, उसी का बिजनेस है, उसकी मर्जी जो करना है। सही। तो हम अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी बात करें तो अभी हमें सोल प्रोप्राइटर के लिए इतनी फोकस करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। पार्टनरशिप पर फोकस ज़्यादा करना होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में दो लोगों के पैसे लगे हुए हैं, एटलीस्ट दो लोगों के। सही है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही सारी की सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। सही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे ने सिंपल कैपिटल दिया है, दूसरे बंदे ने जो है वो अपनी एफर्ट्स दिए हैं और पार्टनरशिप फॉर्म की है। सही है। दूसरा बंदा, पहला बंदा जो है वो आकर के बैठ ही नहीं रहा, वो कुछ नहीं देख रहा, ऐसा हो सकता है। तो पार्टनरशिप को थोड़ा सा ज़्यादा रेगुलेट किया गया इसलिए क्योंकि एक से ज़्यादा पर्सन का स्टेक शामिल है इसमें। सही। सोल प्रोप्राइटर को रेगुलेट तो स्टिल इसे भी किया गया, ऐसा नहीं है कि इसे खुलेआम छोड़ दिया गया, लेकिन इसमें स्टेक किसी और का नहीं है। और क्योंकि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ इतना इम्पैक्ट नहीं करती। पार्टनरशिप में थोड़ी हमें ज़्यादा केयर चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों के पैसे शामिल हैं, वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। सही है। कंपनी कंपनी के पास भी जो सोर्स है वो कैपिटल है, दूसरा लोन है। सही है। कैपिटल की जो फॉर्म है वो फॉर्म और लोन, इनको लेकर के कंपनी के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए गए और इनका थोड़ा सा डिफरेंट नाम रख दिया गया। कंपनी क्या है? कंपनी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है,
अनलेस कि आप इसे अनलिमिटेड खुद करें, सही, खुद चाहें कि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, उस वक्त तक, जब तक आपने ये चाहा नहीं और रेगुलेटरी बॉडीज को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं चाह रहा, मैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी चाह रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ जब तक रेगुलेटरी बॉडी को इन्फॉर्म नहीं किया, आपने डिसीजन नहीं किया, तब तक आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। और कंपनी में जनरल पब्लिक का भी पैसा बहुत सारा आ सकता है। दैट इज़ वाई कंपनी को जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया गया, और इसकी कैपिटल और जो इसकी फाइनेंसिंग है उसको बहुत फोकस किया गया। कैपिटल में एक इन्होंने बोला ऑथराइज कैपिटल, और एक बोला इन्होंने पेड अप कैपिटल। पूरा नाम इसे कहते हैं इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। सही, वो कैपिटल जो कि इशू किया गया, जो कि सब्सक्राइब भी कर दिया गया और जिसको पे भी कर दिया गया, यानी कंपनी को पेमेंट मिल भी गई इस कैपिटल के अगेंस्ट। ऑथराइज कैपिटल ये सिर्फ और सिर्फ वो कैपिटल है ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो कि अलाउ किया गया है कि आप इतना कैपिटल रख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट है जो कि रेगुलेटरी बॉडीज आपको अलाउ करती हैं कि आप इतना कैपिटल रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इससे कम रख सकते हो या यहाँ तक रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर आपको ज़्यादा करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सही है। तो ये ऑथराइज कैपिटल कभी भी कंपनी को रिसीव नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट है। एक लिमिट है जो ये बताती है कि आप इतना कैपिटल रख सकते हैं। इसके अगेंस्ट कोई कैश रिसीव नहीं हो रहा कंपनी को, इसको ये उसने इशू नहीं किया, ये इसका कैपिटल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करता है एक लिमिट कि आप इतना कैपिटल रख सकते हैं। पेड अप कैपिटल वो अमाउंट है जो कि एक्चुअली इशू की गई, सब्सक्राइब हुई और पे कर दी गई। सही, ये है एक्चुअल फाइनेंस की अमाउंट जो कि कंपनी को रिसीव हुई। सही, ऑथराइज कैपिटल क्या है? ऑथराइज कैपिटल क्या है? ऑथराइज कैपिटल है सिर्फ एक लिमिट। क्या ऑथराइज कैपिटल की कोई एंट्री बनेगी? ये ओनली लिमिट है। क्या ऑथराइज कैपिटल की कोई एंट्री बनेगी? नो एंट्री। कभी भी कोई एंट्री बनेगी? कभी नहीं बनेगी। सही है, नो एंट्री एवर, ये याद रखें। कहीं पे ऑथराइज कैपिटल का वर्ड आया, आपको उसकी कोई एंट्री नहीं बनानी, आपको इग्नोर करना है उसे। सही है, कुछ नहीं करना ऑथराइज कैपिटल के ऊपर। ये सिर्फ बताते हैं कि आप इतना कैपिटल रख सकते हैं, ना उसके अगेंस्ट कुछ आया, ना उसके अगेंस्ट कुछ किया, ना वो आपको एंटाइटलमेंट है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक परमिशन है कि आप इतना रख सकते हैं। सही, पेड अप कैपिटल वो चीज़ है जो कि आपका कैपिटल है, जिसके अगेंस्ट आपको पैसे मिले। अब पेड अप कैपिटल, हम जो यहाँ पे चीज़ पढ़ रहे हैं, सॉरी, हम जो यहाँ पे चीज़ पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, इसमें हम ये पूरा जो हमने देखा, ये ये पूरा पोर्शन हम नहीं पढ़ेंगे। ये पूरा पोर्शन हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये कंपनी वाला पोर्शन पढ़ेंगे। सही है, कंपनी वाले पोर्शन में हम पहली चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैपिटल। ये उतार लिया आप लोगों ने? कैसे चले?
अगर नहीं भी उतारा तो आप वीडियो देखते हुए आप उतार सकते हैं। सही है, तो आप वीडियो लाइव रिकॉर्डेड देख रहे होंगे तब आप उतार सकते हैं। मैं ज़रा इसकी शक्ल सही करूँ। हमने देख लिया कि एक कंपनी की जो फाइनेंस है कंपनी के लिए वो कहाँ से आ रहा है, वो पहला कैपिटल, दूसरा वो भी लोन से ही आ रहा है। लेकिन when we talk about capital we either mention authorized or paid up। authorized में हमने देख लिया कि there will never be any entry to record authorized capital। सही है, और हमने ये देख लिया it is just a limit up to which a company is allowed to issue its capital या शेयर्स। सही है। अच्छा, पेड अप का क्या मतलब है, इशू का क्या मतलब है? जहां मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ ना पेड अप, इसका मतलब है तीन चीजें, इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप। कंपनी जब भी कैपिटल इशू करती है, जब भी कैपिटल किसी को देती है उसके अगेंस्ट पैसे देने के लिए, तो इसका मतलब है उसने शेयर्स दिए। सही, यूजुअली इसका मतलब है उसने शेयर्स दिए। अब शेयर्स इशू करने का मतलब है कंपनी ने, जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस होता है कंपनी शुरुआत में बोलती है भाई मुझे ए नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं एट एक्स प्राइस। सही है, आप में से कौन कौन है जो इंटरेस्टेड है लेने में? मैं एक जनरल ऐसे बता रहा हूँ, वरना बहुत सारे डिफरेंट हैं तरीक़ेकार इशू करने के। राइट इशू भी होता है, फर्दर इशू में भी राइट आता है और नॉन राइट भी आता है। एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी इशू करती है, एक प्राइवेट कंपनी इशू करती है, एक सिंपल पब्लिक कंपनी इशू करती है, एक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी इशू करती है। अलग अलग तरीक़ेकार हैं इसमें। ये तरीक़ेकार आपके कोर्स में नहीं है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। कहीं से अगर सुनने को मिलता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। बस जितना मैंने बोला है उतना अपने ज़हन में रखिएगा। जितना मैंने बोला है बस उतना अपने ज़हन में रखिएगा। इशू का मतलब कंपनी ने क्या बोला सबसे शुरुआत में कि मैं ए नंबर ऑफ शेयर्स एट एक्स प्राइस पर शेयर पे इशू कर रही हूँ, आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब करो। उसने बोला मैं इशू करूंगी, आप सब्सक्राइब करो। जो जनरल पब्लिक है या जिसको भी उसने बोला, उसने पूछा भाई सब्सक्राइब करने का क्राइटेरिया क्या है? इन्होंने बोला भाई सब्सक्राइब करने का क्राइटेरिया आप एक्स अमाउंट जो है वो आप बैंक में डिपॉजिट करवा दो और ये फॉर्म फिल करके दे दो। जो डिपॉजिट मिल गया कंपनी को, अब देखें पहले कंपनी ने सिर्फ ऐलान किया था, इशू के टाइम पे कंपनी ने सिर्फ एक अनाउंसमेंट की है। क्या इस स्टेज में कोई एंट्री बन सकती है? नो, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं बनेगी इस स्टेज में। सही है। नाउ सब्सक्रिप्शन वाली जो चीज़ है तो वहाँ पे लोगों ने पैसे बैंक में दिए और एक फॉर्म फिल करके दे दिया। नाउ अब कंपनी के पास पैसे आ गए, कंपनी के बैंक में पैसे आ गए, बैंक में पैसे आए तो क्या एंट्री बननी चाहिए? एंट्री बननी चाहिए। अब क्या एंट्री बनेगी वो हम देखते हैं क्या एंट्री बनेगी। यहाँ पे एंट्री टू बी मेड, इस स्टेज का हम एंट्री बनाएंगे। सही है, इस स्टेज पे हम एंट्री बनाएंगे। वो एंट्री क्या होगी इस स्टेज पे?
वो एंट्री होगी, बैंक में पैसे आए हैं, बैंक डेबिट हो जाएगा, सही है। सब्सक्रिप्शन मनी क्रेडिट हो जाएगी, किस अमाउंट से, एक्स अमाउंट से, सही। रिकॉर्ड रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, ये एंट्री होगी। ये एंट्री आप अपने पास लिख लो। बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन मनी क्रेडिट, सही। अच्छा सर, ये अकाउंट क्या होगा, ये लाइबिलिटी होगा, एसेट होगा, क्या चीज होगी? तो ये आपकी इक्विटी का पार्ट सब्सक्रिप्शन मनी नहीं बनी है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बेसिकली ये है, आप खुद मुझे बताओगे कि लाइबिलिटी है, इक्विटी है, एसेट है, जब आप प्रोसेस अंडरस्टैंड करोगे। अभी तक हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे इशू, कंपनी ने इशू का जो है बोला, अनाउंसमेंट दी, लोगों ने अब पैसे दिए सब्सक्राइब करने के, लोगों ने पैसे दे दिए। अब ऐसा हो सकता है कि मुझे जो शेयर्स इशू करने थे वो इशू करने थे 10,000। सब्सक्रिप्शन जिनके अगेंस्ट मुझे मिली जनरल पब्लिक से, मैं जनरल पब्लिक को कंट्रोल तो नहीं कर सकता ना। जनरल पब्लिक से सब्सक्रिप्शन मिली, वो मिली मुझे 20,000। मुझे करने थे 10,000 इशू, 20,000 की। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैं 20,000 शेयर्स इशू करता हूँ। दूसरा ऑप्शन, मैं 10,000 इशू करूँ और रिमेनिंग जो 10,000 है उसकी अमाउंट में वापस कर दूँ, सही है। तो देखो, होता ये है कि जब आप सब्सक्रिप्शन कॉल करते हो ना, तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, तो रेयरली ऐसा है कि आपके पास ये अथॉरिटी हो कि आप शेयर्स इशू ज़्यादा कर दो। और रेयरली ऐसा देखने को भी मिला है कि कोई कंपनी चाहे कि वो शेयर्स इशू करते ज़्यादा, सही। अगर के ज़्यादा इशू कर दिया तब तो कोई मसला नहीं, एंट्री वही बनेगी जो पेड अप वाले में आकर के एंट्री बन जाती है। अगर ज़्यादा इशू नहीं किया, रुक गए, तो क्या होगा? तो ये सब्सक्रिप्शन मनी जो है ये डेबिट हो जाएगा, सही है, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा जब आप पैसे वापस कर रहे हो। वो सब्सक्रिप्शन मनी वाला जो अकाउंट है क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन मनी वाला जो अकाउंट है ये क्या हुआ? ये सिनेरियो सुनने के बाद आपको कुछ अंडरस्टैंड हुआ क्या चीज़ है ये? देखो, कैपिटल में मैं कोई चीज ले आया ना, तो कैपिटल विड्रॉ नहीं होता, कंपनी से कैपिटल विड्रॉ नहीं होता। कैपिटल में कोई चीज ले आया तो वो तो विड्रॉ नहीं हो सकती। अगर सब्सक्रिप्शन मनी को मैं कैपिटल ट्रीट करूँ तो मैं फिर वो 10,000 की अमाउंट रिटर्न कर रहा हूँ, 10,000 शेयर्स के इक्विवेलेंट अमाउंट मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो वो जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो वो कैपिटल से नहीं जाना। वंस आपका कैपिटल इशू हो गया है, इट्स इशू, अब प्रिंसिपल में से कमी नहीं हो सकती, सही है। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में से जो अमाउंट निकलेगी वो निकलेगी डिविडेंड की सूरत में, बस, इसके अलावा नहीं निकल सकती, सही है। तो सब्सक्रिप्शन मनी जो पे हो रही है, इसका मतलब है कि जो सब्सक्रिप्शन मनी है ये मेरी लायबिलिटी है। ये जो सब्सक्रिप्शन मनी है ये ईदर मैं इसके अगेंस्ट शेयर्स इशू कर दूंगा, या ये पे बैक कर दूंगा, सही। दोनों ही कंडीशन में मेरी एक ऑब्लिगेशन बन जा रही है सब्सक्रिप्शन मनी के अगेंस्ट, मेरी एक ऑब्लिगेशन बन जा रही है सब्सक्रिप्शन मनी के अगेंस्ट। आप लोगों ने बीकॉम पार्टनर में पढ़ा है ना कि ऑब्लिगेशन जो है वो लायबिलिटी होती है। पास्ट इवेंट पे बेस करती हुई कोई ऑब्लिगेशन मेरी बने वो मेरी लायबिलिटी है। तो पास्ट इवेंट क्या है? पास्ट इवेंट है कि बैंक में पैसे आ गए, मेरी क्या ऑब्लिगेशन बनी कि या तो मैं शेयर्स इशू करूं या मैं इसे पे बैक करूं। पास्ट इवेंट ही मौजूद है, ऑब्लिगेशन ही मौजूद है, क्या है ये चीज? लायबिलिटी है ये चीज, सही है। तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मनी भी कर सकता हूँ, सब्सक्रिप्शन मनी पे भी करके अकाउंट बना सकता हूँ, लेकिन
पे बिल अगर मैं बनाऊंगा तो इसका मतलब है कि वो मुझे पे बैक करें, मैं उसके अगेंस्ट कैपिटल इशू नहीं कर रहा। मैं इसे सिंपल सब्सक्रिप्शन मनी का नाम ही देता हूँ। आपको बुक्स में बहुत सारे डिफरेंट नाम मिलेंगे, लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन मनी सिंपल बोलते हो आपकी कोई मार्क्स नहीं काटने वाला। आप कुछ और नाम बोलते हो आपकी कोई मार्क्स नहीं काटने वाला। आप सब्सक्रिप्शन मनी पे भी बोलते हो आपकी कोई मार्क्स नहीं काटेगा। सही है। तो जी प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा। पहला, कंपनी ने अनाउंसमेंट की, कॉल की कि भाई मैं इतने शेयर्स इशू करना चाहती हूँ इस प्राइस पे, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप सब्सक्राइब करो। लोगों ने सब्सक्राइब किया, बैंक में अमाउंट डाल दिया, सब्सक्रिप्शन मेरे पास आ गई। अब मैं उस सब्सक्रिप्शन में से कुछ के शेयर्स इशू कर दूंगा और बोल दूंगा ये शेयर्स पेड अप हैं, ये शेयर्स मुझे मैंने इशू कर दिए, इसके अगेंस्ट अमाउंट मुझे मिल गई। सही है, इसके अगेंस्ट अमाउंट मुझे मिल गई। बाकी जो सब्सक्रिप्शन मनी है वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये जो पेड अप कैपिटल है जिसके अगेंस्ट मैंने शेयर्स इशू किया वो मेरा पेड अप कैपिटल बन गया। पेड अप कैपिटल कोई भी आइटम बनता है उसे दो स्टेजेस से निकलना जरूरी है, पहला इशू उसके बाद सब्सक्राइब। इसका मतलब है कि वंस जहां पे भी मैंने पेड अप का वर्ड किया इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि इशू एंड सब्सक्राइब का वर्ड साथ साथ मौजूद है। आप हमेशा हमेशा जब आप पेड अप लिखोगे आप पूरा वर्ड लिखोगे इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। सही है। अब सर आपने ये एंट्री तो बता दी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है तो क्या एंट्री करेंगे। जब हम इशू करते हैं पेड अप, जब हम शेयर्स इशू कर देते हैं स्पेसिफिक पर्सन को, जब वो पेड अप हो जाता है तो फिर मैं क्या एंट्री इशू इशू बनाऊंगा। मैंने आपको पहले बताया कि सब्सक्रिप्शन मनी जो मुझे रिसीव हुई है मैं उस सब्सक्रिप्शन मनी को कन्वर्ट करता हूँ पेड अप कैपिटल। यानी मैं यहाँ पे क्रेडिट हुई थी, मैं, यार मेरा पेन सही नहीं चल रहा है, ऐसा अजीब सी हरकतें कर रहा है तो ये राइटिंग थोड़ी अजीब सी मिल रही होगी आपको। सब्सक्रिप्शन मनी डेबिट कर दूंगा, सही है, और ऑर्डिनरी शेयर्स क्रेडिट कर दूंगा। टू रिकॉर्ड इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब सर आपने एक और परेशानी वाली बात कर दी। ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयर्स होने चाहिए थे, कोई दूसरे शेयर्स हो सकते हैं ऑर्डिनरी के अलावा। तो चीज़ अपने जहन में ये रखें कि ऑर्डिनरी शेयर्स आपके जो कोर्स में आने वाले हैं वो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स ही आएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। शेयर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी होता है और एक प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने पढ़ा होगा पार्ट 1 में, जहाँ तक मेरा ख्याल है। सही। ऑर्डिनरी शेयर्स वो शेयर्स कहलाते हैं जिनके पास वो सारे राइट होते हैं और उनकी वो सारी ऑब्लिगेशन होती है जो कि किसी भी शेयर की होती है। सही। जो कि एक ऑनर की समझी जाएगी। सही है। मतलब वो डिसीजन ले सकता है, वोटिंग कर सकता है, वो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट या प्रॉब्लम या फाइनेंशियल इश्यूज उसका जितना कैपिटल है वो कंपनी में कंज्यूम हो सकता है, उसे वापस कुछ नहीं मिलेगा, वो कैपिटल विड्रॉ कर सकता है। सही। वो अपने शेयर्स किसी को बेच सकता है, ये सारे राइट इसमें होते हैं। सही है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट उसे मिलेगा। सही है, उसकी इक्विटी में इजाफा होगा। ये ऑर्डिनरी शेयर्स है। सही। आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी ही आएंगे, प्रेफरेंस को यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, अगर प्रेफरेंस शेयर आ जाता है तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का अगर आ जाता है तो क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रेफरेंस शेयर्स में सिंपल डिस्टिंग्विश जो चीज़ है वो इतनी सी है कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो एज लाइबिलिटी ट्रीट होगा। सही। प्रेफरेंस शेयर्स एज लाइबिलिटी ट्रीट होगा।
क्लियर है यहाँ तक? आपने कैपिटल में क्या देखा, मैं एक दफा रिवाइज करवा दूं। कैपिटल में क्या देखा, कैपिटल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑथराइज, एक होता है पेड। ऑथराइज कैपिटल मुझे कोई एंट्री नहीं करनी, कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ऑथराइज कैपिटल किसी ने लिख करके दे दिया तो वो उसका मसला है, मैं कुछ नहीं करूंगा। सही है, ऑथराइज कैपिटल पे मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी बुक्स में कुछ नहीं करूंगा। पेड अप कैपिटल में, पेड अप कैपिटल में जब इशू हुआ तो सॉरी, जब मैंने अनाउंसमेंट की है तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही सब्सक्राइब हुआ मैंने ये पहली एंट्री लगाई, और जैसे इशू हो गया, पेड अप का हो गया, तो मैंने ये दूसरी एंट्री की। सही। अमाउंट क्या होगी, अमाउंट वो होगी सब्सक्राइब में जितनी अमाउंट रिसीव हुई वो अमाउंट होगी सब्सक्राइब की। ऑर्डिनरी दूसरे में पेड अप वाले में आपने जितने शेयर्स इशू किए उसके इक्विवेलेंट अमाउंट यहाँ पर आएगी। सही है। रिमेनिंग जो अमाउंट बच गई सब्सक्रिप्शन मनी में वो रिटर्न होगी। कैसे रिटर्न होगी, सब्सक्रिप्शन मनी डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू है, कोई मसला है, तो फिर आगे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीज में हम जाने वाले हैं। थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स चीज में जाने वाले हैं। मुफस्सिल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज इंटेंडेड, यार मेरे ख्याल से लिखने का तो कुछ सीरियस ही प्रॉब्लम हो गई है। आप लोग ये, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप लिख लो अपने पास, मुझे जो लिखने वाली चीज़ होगी वो मैं अपने पास लिखूंगा। मुफस्सिल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज is intended to issue 10,000 shares of rupees 10 each. She made the announcement. She made the announcement on 1st November 2020 and called for subscription and called for subscription. It received, अब नीचे आकर के लिखिएगा ए रुपीस 1 lakh as subscription money from 30 people. B rupees 150,000 for subscription from 150 people. C rupees 80,000 from 80 people. ये तीन कंडीशन है उन्होंने रिसीव। सही। The company has issued the subscribed amount of capital on December 15, 2020
and 20 in each scenario. सही, रिक्वायरमेंट लिख लें, pass the required journal entries in the books of Mufassil Limited. सही है भाई, ये था डाटा जो मेरे काम का था। अब आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया होगा, जिसका आगे पीछे रह गया है थोड़ा सा डाटा बस यहाँ से देख ले। क्या चीज़ है, आपके 10,000 शेयर्स 10 ईच पे इशू करने का बोला, इसका मतलब है 10,000 शेयर हर कोई 10 रुपये का, तो 1 लाख की सेल प्रोसीड आई होगी, सॉरी 1 लाख की प्रोसीड्स आई होगी। सब्सक्रिप्शन मनी जो इन्हें रिसीव होनी चाहिए वो 1 लाख की होनी चाहिए। पहली कंडीशन में 1 लाख की हुई, दूसरी कंडीशन में 150 की हुई, तीसरी कंडीशन में 80,000। सही है। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा अमेंड कर दें कि सब्सक्रिप्शन मनी was called to be deposited up to November 26, 2020. सही है। अनाउंसमेंट कब है, नवंबर 1। सब्सक्रिप्शन कब है, नवंबर 26। इशू कब किया, दिसंबर 15। सही है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं। एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट कोई एंट्री नहीं करनी। पहली एंट्री कब होगी, पहली एंट्री होगी नवंबर 26, 2020। सही है। आप किस तरीके से करोगे, डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। सही, ये सारी चीजें डाल रहे हो। आज तक आप लोगों से किस किस को समझ में आया कि जो हम रेफरेंस वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं किस लिए करते हैं, किसी को पता है? ये जो रेफरेंस हम इस्तेमाल करते हैं ये किस लिए करते हैं? कभी कभी एंट्रीज जो है ना वो आपस में लिंक होती है, कभी कभी एंट्रीज आपस में लिंक होती हैं, लिंक करना पड़ता है आपको। तो वो जो लिंक हो रही है ना उसका रेफरेंस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि ये जो है वो इस चेक नंबर से, या ये जो है वो इस वाउचर नंबर से लिंक हो रही है। मसलन कोई एक्सपेंस है, आपने उसकी पेमेंट करनी है, एक्सपेंस आपने अलग पास कर लिया था पेबल से। अब उसको एक्यूरेटली ट्रेस करने के लिए ना कि ये पेमेंट किसके अगेंस्ट हो रही है, आप यहाँ पे रेफरेंस डालते हो उस जनरल वाउचर का जिसमें आपने एक्सपेंस बुक किया था। सही है, तो ये वो रेफरेंस है। पहली एंट्री आपकी होगी 26 नवंबर 2020 को। क्या एंट्री मैंने बताई थी, अभी हम ए लेकर के चल रहे हैं, बैंक डेबिट होगा और सब्सक्रिप्शन मनी क्रेडिट हो जाएगी। कितनी अमाउंट से, 1 लाख, 1 लाख। सही, नरेशन टू रिकॉर्ड रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। अच्छा, एग्जाम में तो आप ये काम करोगे, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता कि सब्सक्रिप्शन मनी एक साथ एक ही दिन आ जाए। तो 26 नवंबर तक बार बार आप ये एंट्री पास करते रहोगे जब तक सब्सक्रिप्शन मनी आई। आप ये कर सकते हो कि आप डे एंड पे पास कर रहे हो, हर क्रेडिट के अगेंस्ट पास नहीं कर रहे, जो भी बैंक में क्रेडिट हो रहा है हर क्रेडिट के अगेंस्ट पास नहीं कर रहे, आप डे एंड पे एक रिपोर्ट निकलवाते हो कितना आया
और उसकी एक एंट्री पास करता है, लेकिन जो एंट्री पास होगी वो यही होगी, बैंक डेबिट होगा, सब्सक्रिप्शन मनी क्रेडिट। इसके बाद दिसंबर 15, 2020 को क्या एंट्री बनाओगे? आप बनाएंगे सब्सक्रिप्शन मनी डेबिट कर देंगे और ऑर्डिनरी शेयर्स क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 1 लाख से। क्यों 1 लाख से किया? क्योंकि आपको शेयर इशू करने थे 1 लाख, सही है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, आपको 10,000 शेयर्स इशू करने थे ना, जो 1 लाख के बनते हैं। आपने पूरे पूरे से एंट्री बना ली, नाउ कोई फर्दर एंट्री नहीं होगी। टू रिकॉर्ड इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव, सही। या राइटिंग पे नहीं जाएगा, थोड़ी सी राइटिंग लेना, और इस पेन में थोड़ा मसला हो रहा है, मैं देखता हूँ। सही, यहाँ तक कोई मसला? पहला वाला सिनेरियो हो गया। पहले वाले सिनेरियो में जो एंट्री बननी थी वो एंट्री बन गई, हमने बना दी। बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन मनी क्रेडिट, फिर सब्सक्रिप्शन मनी डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर्स क्रेडिट। ये कौन सा सिनेरियो था कि जितनी सब्सक्रिप्शन हमने कॉल की उतनी ही सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होगी। बी, पहली एंट्री वही बनेगी नवंबर 26, 2020 को। इसमें क्या था, इन्हें सब्सक्रिप्शन ज़्यादा रिसीव हो गई, तो ज़्यादा रिसीव हो गई, इररिस्पेक्टिव कितनी की रिसीव हुई, एंट्री तो पूरे की होगी। कितनी रिसीव हुई? 150,000 से बैंक डेबिट हुआ और सब्सक्रिप्शन मनी 150,000 से क्रेडिट हुआ, सही है। नरेशन वही होगी, टू रिकॉर्ड रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। सही। अब कहानी आती है दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री में थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है। अगर आपको एग्जाम में एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि जितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो पूरी की पूरी इशू कर दिए गए उसके अगेंस्ट शेयर, तब तो आपकी वही वाली एंट्री बन जाएगी जो पहले थी, सही है। लेकिन अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बोलता तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इशू उतना ही किया गया जितना कंपनी चाह रही थी, यानी 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, सही। लेकिन रिमेनिंग जो बची 50,000 के अमाउंट वो रिटर्न कर देगी। एंट्री आप लोगों को पहले से पता है, कौन एंट्री मुझे बताएगा क्या एंट्री होगी? यहाँ पे 2 एंट्रीज होगी दिसंबर 15, 2020 को। 2 एंट्रीज होंगी यहाँ पे। कौन कौन सी एंट्रीज होंगी? सही, सब्सक्रिप्शन मनी डेबिट हो जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। कितने? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपका बन गया 1 लाख और ये आपका बन गया 1 लाख, सही। यहाँ तो कोई मसला नहीं है। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? ये हो जाएगा टू रिकॉर्ड इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव, सही। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक डेबिट होगा, जल्दी में नहीं बोला बोला ना। सब्सक्रिप्शन मनी का जो अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन मनी ये डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 50,000 से। अच्छा, अब नरेशन क्या आएगी? टू रिटर्न द एक्सेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सही। ये नरेशन आ जाएगी, टू रिटर्न द एक्सेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब यहाँ पे मैंने तो दोनों एंट्री बना दी दिसंबर 15 को,
पहली एंट्री तो दिसंबर 15 को ही बननी थी, हर हालत में दिसंबर 15 को ही बनेगी, जैसा क्वेश्चन था वैसे ही। अगर के क्वेश्चन में कोई डेट, अगर के क्वेश्चन में कोई डेट दी हुई है जिसमें ये बोला गया है कि सब्सक्रिप्शन मनी हैज बीन रिटर्न ऑन दिस डेट, तो वो जो दिस डेट दी गई है ना, उस डेट पे ये दूसरी एंट्री आप करोगे। अगर कोई डेट नहीं दी थी तो आप दिसंबर 15 पे ही एंट्री करोगे। सही है, ये चीजें याद रखो, नोट करते हुए जाओ अपने पास। सही है, यहाँ तक क्लियर है। और तीसरा सिनेरियो, इसमें क्या था, कम अमाउंट रिसीव, कम अमाउंट रिसीव होने का मतलब क्या है, कम अमाउंट रिसीव होने का मतलब है कि आप जितने शेयर्स इशू करना चाह रहे थे उतने शेयर्स आप इशू नहीं कर पाओगे। सही है, तो ऐसे तो लॉ आपको इजाजत देता है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन कम रिसीव की है तो आप रिटर्न कर सकते हो, पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन आप मना कर दो, नहीं मैं कोई शेयर से शुरू कर। लेकिन आपका क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम में ऐसे सिनेरियोज नहीं आते। अगर कि रिटर्न करने वाली अमाउंट चीज आ गई तो आप रिटर्न करने वाली एंट्री बना लो। रिटर्न करने वाली एंट्री क्या है, रिटर्न करने वाली एंट्री है सब्सक्रिप्शन मनी डेबिट और बैंक क्रेडिट। सही है, यही एंट्री है। अगर रिटर्न नहीं करना है ना इशू कर देना है, तो फिर क्या करना, इशू करने के दो तरीके। पहला कि मैंने 10 रुपीज का सोचा था, मैं 10 रुपीज पे ही इशू करूंगा, तो मैं नाउ 8000 शेयर्स इशू करूंगा। एंट्री क्या है, नवंबर 26 को ही करनी है, बैंक डेबिट हुआ और सब्सक्रिप्शन मनी क्रेडिट हो गई, कितनी अमाउंट से, 80,000 से। दिसंबर 15 को मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा सब्सक्रिप्शन मनी डेबिट कर दूंगा, ऑर्डिनरी शेयर्स क्रेडिट कर दूंगा 80,000 से। सही है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब देखो एक और सिनेरियो हो सकता है, कंपनी बोल सकती है कि भाई मैं 10,000 शेयर्स इशू कर दूंगी 80,000 के अगेंस्ट, मतलब मैं पर शेयर 8 रुपीज पे इशू करूंगी। शेयर की वैल्यू है 10 रुपए की, कंपनी इशू कर रही है 8 रुपीज पे। शेयर की वैल्यू है 10 रुपए की, कंपनी इशू कर रही है 8 रुपीज पे। इसका मतलब है कंपनी इशू कर रही है डिस्काउंट पे, कंपनी इशू कर रही है डिस्काउंट पे। 10 रुपए की चीज 8 रुपए में इशू कर रही है, वो डिस्काउंट लो। सही। दूसरा एक सिनेरियो ये हो सकता है, जब आप शेयर्स इशू करते हो ना, कोई भी लिस्टेड कंपनी है, कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करने में जाती है, जनरल पब्लिक को जो दे रही होती है, तो यूजुअली एक चीज होती है कि वो अंडर राइटर को एंगेज करती है। अंडर राइटर मतलब, अंडर राइटर वो पर्सन होता है जो ये एक्सेप्ट करता है, ये अंडर राइट करता है, ये ऑब्लिगेशन लेता है कि अगर आपके शेयर्स फुली सब्सक्राइब नहीं हुए मार्केट में, अगर आपके शेयर्स फुली सब्सक्राइब नहीं हुए मार्केट में, मतलब मैंने 10,000 बोला था, मुझे 8,000 के मिले, 20,000 बच गए, तो अगर के कोई ऐसा सिनेरियो होता है तो जो बचे हुए शेयर्स हैं वो मैं सब्सक्राइब करूंगा, जो बचे हुए शेयर्स हैं वो मैं सब्सक्राइब करूंगा, ये चीज होती है। सही है, ये होता है अंडर राइटर। अगर अंडर राइटर इंगेज हुआ है तो
अंडर राइटर के लिए भी सिंपल सी एंट्री यही बनेगी। सब अंडर राइटर इस पोजीशन में तो आए नहीं, सब्सक्रिप्शन तो रिसीव हो रही थी, इस पोजीशन में तो आए नहीं जब सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही थी। पहली एंट्री के बाद सब्सक्रिप्शन हो गई क्लोज। अब अंडर राइटर से सब्सक्रिप्शन नहीं आ सकता। अगर सब्सक्रिप्शन आ रही है तो डायरेक्ट उसके अगेंस्ट शेयर्स इशू हो रहा है, ऐसा ही है ना। अब जो सब्सक्रिप्शन अंडर राइटर के पास से आ रही है वो सब्सक्रिप्शन का पीरियड खत्म हो जाने के बाद आ रही है, तो अब मैं सब्सक्रिप्शन मनी को क्रेडिट नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्ट ऑर्डिनरी शेयर्स को क्रेडिट करूंगा 20,000 की अमाउंट से। और नरेशन आएगी issue ordinary shares to underwriter। सही है। आपने अभी तक क्या देखा, क्या क्या चीजें देख ली हमने? हमने देख लिया कि ऑथराइज कैपिटल जब हमें मिलता है तो उस टाइम कोई एंट्री नहीं करता। जब हमने कॉल किया शेयर्स के लिए तो उस कॉल के ऊपर हम कोई एंट्री नहीं करते। कॉल करने के जो तरीका है वो ये है कि कंपनी अंडर राइटर को एंगेज करेगी। अंडर राइटर बोलेगा कि जितने अनसब्सक्राइब कैपिटल हुआ उतने मैं जो हूँ सब्सक्राइब करूंगा। सही, कंपनी ने एंगेज किया, अब सब्सक्रिप्शन आने लगी, सब्सक्रिप्शन आने लगी तो एंट्री होने लगी बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन मनी क्रेडिट, बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन मनी क्रेडिट, बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन मनी क्रेडिट। हर सब्सक्रिप्शन रिसीट के ऊपर ये एंट्री होती है। सब्सक्रिप्शन मनी का पीरियड खत्म हो गया। अब हमने देखा कि सब्सक्रिप्शन मनी हमें ज़्यादा रिसीव हुई, कम रिसीव हुई, उतनी ही रिसीव। अगर उतनी ही रिसीव हुई तो केस ए एंट्री हो गई, अगर ज़्यादा रिसीव हुई तो केस बी हम रिमेनिंग रिटर्न कर रहे हैं, एंट्री हो गई। अगर कम रिसीव हुई तो केस सी हमने सब्सक्राइब कर दिया कम का, रिमेनिंग जो है वो हमने अंडर राइटर को दे दिया। ये पूरा सिनेरियो आपको एग्जाम में एग्जामिनर खुद बताएगा, आपको कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं होगी। सही है। अंडर राइटर एंगेज किया था, अंडर राइटर का कमीशन कितना था, अंडर राइटर ने सब्सक्राइब कितने किए। आप भी सोच रहे होगे कि अंडर राइटर की जरूरत क्या, अंडर राइटर को जो पब्लिक शेयर्स नहीं लेना चाह रही वो अंडर राइटर क्यों ले रहा है, वजह क्या है? पब्लिक ने 10,000 को बजाय 80,000 सब्सक्राइब किए, वजह क्या है कि अंडर राइटर ले रहा है? तो अंडर राइटर को बेसिकली कमीशन मिलता है, सही है, उसकी फीस होती है। अब अगर कमीशन पे वो एग्री हुआ है, कमीशन किस परसेंटेज पे, उस परसेंटेज के हिसाब से एक एक्सपेंस भी आएगा। सही है, कमीशन को अंडर राइटर को डेबिट हो जाएगा और बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू? सब सेट है? इसके बाद मैंने अभी जब मैं तीसरा सिनेरियो बता रहा था तो मैंने बात की थी एक डिस्काउंट। शेयर्स जो इशू होते हैं वो तीन पे होते हैं, एट, पार, फेस वैल्यू जिसे बोलते हैं, फेस वैल्यू, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। पार ₹10, डिस्काउंट ₹8, प्रीमियम ₹12। अच्छा, ये मैंने जो रुपीस करके लिखा है ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये नहीं समझिएगा कि कोई 10 रुपीज का है तो वो पार पे ही होगा। यूजुअली पार वैल्यू यही होती है, फेस वैल्यू जो शेयर्स की होती है वो 100, 10, 1, 2, 1000 इस तरह की होती है। सही है, ग्रॉस फिगर में होती है। अगर आपको लगता है कि आपके शेयर्स जो है वो मार्केट में कम वैल्यू पजेस करते हैं, आपके पास लॉसेस ज़्यादा हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आप शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। सही, 10 रुपये का शेयर है, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये की है, मैं 8 रुपये का दे रहा हूँ, अब ले लो। सही है, क्लियर है? डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। मेरा शेयर तो 10 रुपये का है लेकिन मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, मेरे एसेट्स भी बहुत सारे हैं, मेरे कैपिटल भी बहुत सारा मेरा पास पड़ा हुआ है,
तो मैं अपने शेयर 10 रुपये पे तो नहीं दूंगा, मैं तो ज़्यादा पे दूंगा। मैंने बोला मैं 12 रुपये पे दूंगा, 10 रुपये की चीज़ है 12 रुपये मिलेगी। सही है, तो प्रीमियम पे भी दिया जा सकता है। पार वैल्यू या फेस वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू है जो शेयर सर्टिफिकेट पे शेयर्स की वैल्यू लिखी हुई होगी, वो है फेस वैल्यू। सही, अभी तक हमने जितना भी देखा वो हम पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू पे शेयर्स को देख रहे हैं। सही है, फेस वैल्यू पे शेयर्स इशू हो रहे थे, तो अभी तक हमने जितनी एंट्रीज की वो फेस वैल्यू पे की। अभी हमने डिस्काउंट और प्रीमियम को नहीं देखा। अभी डिस्काउंट और प्रीमियम को मैं बस डिस्कस कर लूंगा, रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में देखेंगे। डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों ही कंडीशन है। इशू ऑफ शेयर्स shall always be at par यानी फेस वैल्यू, यानी इशू ऑफ शेयर्स की मैं जितनी भी एंट्री करूंगा वो हमेशा 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 मैं पार पे करूंगा। 8 रुपये में शेयर इशू किया, मैं जो शेयर इशू करने की एंट्री करूंगा वो 10 रुपये की करूंगा। मैं जो शेयर इशू करने की एंट्री करूंगा वो 10 रुपये की करूंगा। अब क्वेश्चन आया जहन में, सर आपके पास तो 80,000 रिसीव हुए थे, आप 1 लाख की एंट्री करने जा रहे हो। सही है, क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत सारे जहन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यार हो सकता है पार भी वो 8 रुपीज़ का इशू कर दें, 8 रुपीज़ का नहीं करें वो इशू कर दें 8,000 कर दें 10,000 के बजाय। तो भाई डिस्काउंट का मतलब है, अगर यही हम एग्जाम्पल लेते हैं तो पहले हम एंट्री करेंगे सब्सक्रिप्शन मनी या बैंक डेबिट हो जाएगा 80,000 से। सही है, ऑर्डिनरी शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 1 लाख से। सही, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 20,000 से डेबिट हो जाएगा। सही है, अगर मैंने डिस्काउंट इशू किया और ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स कहाँ जाएगा, ये मेरे इक्विटी में जाएगा, कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। मेरी फेस वैल्यू शेयर की हमेशा 1 लाख ही रहेगी। ऑर्डिनरी कैपिटल जो मैं शो कर रहा हूँ, पेड अप कैपिटल, वो हमेशा मैं फेस वैल्यू पे ही शो करता हूँ। सेम इसी तरीके से अगर मैं प्रीमियम पे करूँगा तो मुझे यहाँ पे रिसीव हो गए बिल फॉर 180,000, शेयर्स मैंने किए 1 लाख के, 80,000 का मैं यहाँ पे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स दूंगा। सही है, इस चीज़ को हम डिस्कस डिटेल में बाद में करेंगे, एक क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर सुकून से। अभी तक यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का आ रहा हो तो बता दें, नहीं तो फिर आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। जो इशू ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक है ये कल हमारे पास इमीडिएटली कंप्लीट होगा, इसके बाद हम डिबेंचर्स की तरफ जा रहे होंगे। सही है, बॉन्ड्स और डिबेंचर की तरफ, तो होपफुली 2 क्लासेस इसके ऊपर और लगेंगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है किसी का तो बता दें, नहीं तो फिर अभी कंप्लीट करते हैं। देखो पार वैल्यू जो है वो कहलाती है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू मतलब शेयर के फेस पे क्या वैल्यू दी हुई है, शेयर्स के फेस पे क्या वैल्यू दी हुई है। अब हमेशा हम पार वैल्यू पे ही क्यों लेते हैं शेयर्स, इसका जवाब आप ये कर सकते हो। देखो शेयर्स जब इशू होते हैं ना, शेयर्स जब इशू होते हैं तो इनके साथ जो राइट्स हैं वो इक्वल रहते हैं हमेशा, चाहे आप 1 रुपये पे इशू करो 10 रुपये पे इशू करो। 10 रुपये का शेयर 2 रुपये पे इशू करो। एक पर्सन है जिसने ये कंपनी जब बनी थी उस टाइम उसने 10 रुपये देकर के शेयर दिए, उसके पास भी पर शेयर राइट जो होगा वही राइट एक दूसरे पर्सन के पास भी होगा, पर शेयर राइट, जिसने के शेयर ज्यादा का या कम का परचेज किया। जब आप डिविडेंड देने जाओगे तो आपने डिक्लेयर किया 2% मैं डिविडेंड दूंगा या 20% मैं डिविडेंड दूंगा। एक पर्सन ने 10,000 के शेयर्स परचेज किए हुए थे 10 रुपये पे, दूसरे पर्सन ने
10,000 के शेयर्स परचेज किए हुए थे, 8 रुपए थे। सही, यानी पहले ने 1 लाख पे किए थे कंपनी को, दूसरे ने 80,000 पे किए थे। अगर मैं 20% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ तो पहले पर्सन को मिल गए 20,000, दूसरे पर्सन को 15,000 मिल गए। ऐसे ही होगा ना, अगर मैं 80,000 के हिसाब से लेके चलूँ तो इसका ये मतलब है राइट तो इक्वल नहीं रहे, राइट तो डिफर कर गया डिस्काउंट की वजह से। ऐसे ही है ना, एक को 20 मिल रहे हैं, दूसरे को 15 मिल रहे हैं, राइट तो डिफर कर गए। दैट इज व्हाई इस चीज को राइट ना डिफर करे किसी का, डिस्काउंट पे देना या प्रीमियम पे देना, ये कंपनी का मैटर है, कंपनी ने इशू किया, सामने लेने वाले का नहीं। सामने लेने वाले को जो अपॉर्चुनिटी मिली उसने वो अवेल करी। सही है, तो जब आप शेयर्स इशू करते हो तो हमेशा इक्वल राइट जहन में रखते हुए इशू करते हो कि इस शेयर के अगेंस्ट हर मेंबर का इक्वल राइट होगा, चाहे उसने शेयर प्रीमियम पे लिए थे, चाहे डिस्काउंट पे लिए थे, चाहे पार पे लिए थे। दैट्स वाई हम हमेशा फेस वैल्यू पे बुक करते हैं, ताकि जब भी कभी भी, चाहे वो वोटिंग राइट्स हो, चाहे वो डिविडेंड के राइट हो, हर किसी को इक्वल अमाउंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी। सही, हाँ, कंपनी को कम रिसीव हुआ तो कंपनी का कैपिटल 1 लाख तो नहीं हो सकता, कंपनी का कैपिटल 1 लाख तो नहीं हो सकता, कंपनी को तो रिसीव ही नहीं मिलेगा 1 लाख। तो एग्जैक्टली कंपनी का कैपिटल 1 लाख नहीं होगा। दैट्स व्हाई डिस्काउंट को कंपनी के कैपिटल का पार्ट बनाया गया। सही है, कंपनी का कैपिटल नेट होने के बाद 80,000 नहीं बचेगा, पेड में से डिस्काउंट को लेस कर दो 80,000 बचेगा। क्लियर है? घर में जाकर के ब्रेन स्टॉर्मिंग आराम से करिएगा, इसके ऊपर वीडियोस दोबारा देखिएगा। सही, और कल इसे देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।